और चलिए बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। देहरादून में रविवार को एक तरफ जहां परेड ग्राउंड में भू कानून की मांग को लेकर स्वाभिमान रैली थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की मोदी है ना रैली थी। इसी रैली में धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली के सुर कुछ बदले से नजर आए। ऐसे बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मंच से कविताएं के जरिए कहा कि वो दुविधा में है, कहां जाए, और अनुशासन की बेड़ियां उन्हें अपनों के बीच जाने से रोक रही हैं। सुनिए विनोद चमोली का कविता के जरिए लोगों को संदेश। जो परेड ग्राउंड में लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ भी अपने वहां भी अपने, तो समझ में भी है, यहाँ भी अपने वहां भी अपने, जाऊं तो किधर जाऊं, यहाँ भी अपने वहां भी अपने, जाऊं तो किधर जाऊं, जहां मैं खड़ा हूं वहां वो खड़े हैं, जहां मैं खड़ा हूं वहां वो खड़े हैं, मन करता है मैं भी जाऊं, मन करता है मैं भी जाऊं, उनके कदमों से कदम मिलाऊं, पड़ी है बेड़ियां अनुशासन की, जी पड़ी है बेड़ियां अनुशासन की, ये हालत दिल किसे सुनाऊं। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर रविवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या भीड़ उमड़ी। साथ ही लोक कलाकारों से लेकर प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने इस रैली में पहुंचकर भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग उठाई। बोला भय बंधु तुम तय कनो उत्तराखंड चयणु चा, हे उत्तराखंडियो तुम तय कनो उत्तराखंड चयणु चा। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू करने और मूल निवास प्रमाण पत्र की कट ऑफ डेट 1950 करने की मांग को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी के लोग भी रैली में पहुंचे, लेकिन रैली की स्वतः स्फूर्त भीड़ में कहीं खो गए। महिलाओं और पुरुषों से ज्यादा युवाओं की तादाद देखने को मिली। लोक गायक भी बढ़ चढ़ कर पहुंचे। ढोल, दमाओ, मशक, बीन की थाप पर परेड ग्राउंड में शुरू हुई रैली कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर घंटों बाद समाप्त हुई। हमने उत्तराखंड मांगा था, हमने ये नहीं कहा था तुम हमें उत्तराखंड से जड़ ऊपर कर दो। हमारी मूल निवास और भू कानून 1950 का कानून, वो हमें वो चाहिए थी। हमारे बच्चे आज बेरोजगार हैं, यहाँ से पलायन बाहर कर रहे हैं। लोगों की मांग थी कि सरकार ठोस भू कानून लागू करे। पहाड़ खाली हो रहे हैं और बाहरी प्रदेशों के लोग बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि ये एक क्रांति की शुरुआत है। महारैली के बाद अब अगली रैली कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में करने की तैयारी है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने की योजना है। ऐतिहासिक महारैली हुई है और आज इस क्रांति की जो लौ है वो घर घर जाएगी। आज के बाद हर गांव में यह आंदोलन फैलेगा, मूल निवास स्वाभिमान महाआंदोलन। हर एक आदमी को जो यहाँ का मूल निवासी है, जिसके हकों को भी डाका डाला जा रहा है, उसको हम इस आंदोलन से जोड़ेंगे। 26 नवंबर 2001 के आदेश से मूल निवास का मुद्दा विवाद का विषय बन गया। साल 2001 में किए गए इस प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में रहते हुए जिसको भी 15 साल हो गए हैं, वो यहाँ पर स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। यही वो आदेश और कारण है जिसने सोशल मीडिया की एक कॉल पर राजधानी में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतार दी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए
चुनावी बिगुल फूंक दिया है। देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा की मोदी है ना पदयात्रा में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस बार भी देश के युवा मोदी जी के साथ है। देहरादून में बीजेपी की युवा पदयात्रा में युवाओं, महिलाओं और नए वोटर्स का हुजूम उमड़ पड़ा। पेविलियन ग्राउंड से शुरू हुई पदयात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगुवाई करते नजर आए। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पदयात्रा के जरिए मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को जनता के सामने रखा और इस यात्रा को प्रदेश भर में करने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर समस्या का हल मोदी ही दूर करेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पदयात्रा को लेकर कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा की इस पदयात्रा ने बता दिया है कि चाहे कोई दल कितने भी गठबंधन कर ले, देश के विकास के लिए युवा शक्ति पीएम मोदी के साथ है। रैली को सफल बनाने में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने बड़ी भूमिका निभाई। मोदी जी ने जो भी सार्वजनिक मंचों से आकर उत्तराखंड के अंदर जितनी बातें उन्होंने कही हैं, वो सारी बातें उन्होंने पूरी की हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बन रहा है। और आज फिर एक बार उत्तराखंड से पूरे देश को ये आवाज जा रही है कि इस बार भी देश के युवा मोदी जी के साथ है और मोदी जी के पक्ष में है और 19 में जितने सीट भाजपा को मिले थे उससे ज्यादा सीट के साथ फिर एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। वहीं पदयात्रा करते लोग भी आश्वस्त थे कि इस बार भी मोदी ही जीतेंगे। यही कहेंगे कि आने वाले 2024 में जो है मोदी की जीत सुनिश्चित है। क्या कहेंगी, यात्रा को लेकर पैदल चल रही हैं? हाँ, पैदल चल रहे हैं। हाँ, हमारा मोदी जी भी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद बीजेपी ने इस युवा पदयात्रा के जरिए कर दिया और विपक्ष को भी साफ मैसेज दिया कि महिलाओं, युवाओं के दम पर ही वो लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल में क्रिसमस की धूम है और रात से ही चर्चों में विशेष पूजा हो रही है, तो कैरल गाकर प्रभु यीशु को याद किया गया है। नैनीताल के सेंट फ्रांसिस चर्च हो या फिर मैथोडिस्ट चर्च, हर गिरजाघर में धूमधाम से क्रिसमस को मनाया जा रहा है। रात में मिस्सा पूजा के साथ ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ, इसके बाद केक काटकर जश्न मनाया गया। हालांकि नैनीताल में क्रिसमस को लेकर पर्यटकों की भीड़ भी है। पर्यटक नैनीताल पहुंचे हैं तो होटल भी पैक है। वहीं पुलिस के लिए ये चुनौती बना हुआ कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। नैनीताल लिए चलेंगे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा बताइएगा, क्योंकि आज क्रिसमस है और आने वाले टाइम में न्यू ईयर भी है, इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि नैनीताल पूरी तरीके से पैक्ड हो चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है यहाँ पर। वाकई चांदनी अगर दिखाता है जो इस तरह से पूरा वीकेंड रहा है और 3 दिनों की लंबी छुट्टियां रही हैं, तो पूरा नैनीताल पैक रहा है। टूरिस्ट काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचा है और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से रूसी बाईपास या नारायण नगर में गाड़ियों को रोक दिया गया था, उसके बाद लंबा जाम करीब 3-4 किलोमीटर का दोनों ओर लग गया था। परेशानियां स्थानीय लोगों को भी हुई हैं, लेकिन आज क्रिसमस का पर्व है तो जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पहुंचा है। स्थानीय लोगों में भी क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह रहता है। होटलों ने खासतौर पर व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, लेकिन जिस तरह से रात में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, उसके बाद मिस्सा पूजा हुई, उसके बाद केक सेरेमनी हुई है, तो अभी कुछ देर बाद और भी आयोजन आज दिन भर क्रिसमस को लेकर नैनीताल में होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो होटल्स हैं उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं, चाहे वो
गीत संगीत हो या फिर गाला डिनर हो या इसके अलावा जो टूरिस्ट के लिए अलग अलग इवेंट हैं वो आयोजन किए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि एक चुनौती इस तरह से प्रशासन के लिए बना हुआ है कि जिस तरह से जो भीड़ है, क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट का लगातार नैनीताल की तरफ रुक रहा है और 31 तक कुछ इसी तरीके से जो नैनीताल के होटल्स हैं या आसपास के जो होटल हैं पहाड़ों में उमूमन वहां पर पर्यटकों की भीड़ आ रही है। होटल एडवांस बुकिंग हो चुके हैं। इसके अलावा जो आने वाले लोग हैं उनको कई लोगों को एंट्री उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिन लोगों के पास होटल में पार्किंग की सुविधा है या फिर नैनीताल में बुकिंग है। इसके अलावा शटल की व्यवस्था की गई है। कल की स्थिति ये थी कि नैनीताल से बाहर करीब 10 किलोमीटर बाहर गाड़ियों को रोक दिया गया। उसके बाद उनको शटल सेवा से नैनीताल लाया गया है। लेकिन जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं या परेशानियां हो रही हैं जो बिल्कुल, क्योंकि नैनीताल में सबसे ज्यादा पार्किंग की समस्या होती है, क्योंकि इस समय जो सैलानी है वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, नैनीताल का रुख करते हैं, पहाड़ों का रुख करते हैं। हालांकि देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस चुनौतियों से कैसे निपटता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नैनीताल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में जाना जाता है, मगर कम ही लोग ये जानते हैं कि जितनी खूबसूरत नैनीताल की वादियां हैं उससे कहीं आकर्षक यहाँ के चर्च भी हैं जो गॉथिक शैली में बने हुए हैं। गॉथिक शैली में बने नैनीताल के गिरजाघर ईसाई धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। इन चर्चों की खूबसूरती ऐसी है कि हर कोई यहाँ आना नहीं छोड़ता। माल रोड पर बने कैथोलिक चर्च का निर्माण 1909 में हुआ था। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च की स्थापना यूरोपीय शैली में हुई, जो आज भी कायम है। मन को छू जाने वाले इस चर्च में वेद के जो चित्र बने हैं वो सब जर्मन से लाए गए हैं। साथ ही इस चर्च को अब भी बिल्कुल उसी शक्ल में रखा गया है जैसे अंग्रेजों ने इसे बनाया था। सरोवर नगरी के दूसरे छोर पर स्थित ये मेथोडिस्ट चर्च जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना चर्च है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक चर्च है। यहाँ पर अनेक पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं और अनेक भक्तजन प्रभु की उपासना करना और प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सरोवर नगरी में बने चर्च आकर्षण का केंद्र है। वहीं कई चर्च यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। वहीं नैनीताल आने वाले पर्यटक भी इन चर्चों के इतिहास को जानने पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत जगह घूमे, बट ये चर्च देख के एक्चुअली हम लोग आगे जा रहे थे तो ये चर्च देख के हम लोग यहाँ जल्दी आ गए एंड वी आर लविंग इट। बहुत प्यारा है। अभी हम चर्च देख के ही आ रहे हैं। हाँ, बहुत ऐतिहासिक है। जो हमें जानकारी मिली कि अंदर जो वहाँ पे एक स्टैचू टाइप का है वो जर्मनी से आया हुआ है। ये बहुत ओल्डेस्ट टाइम से ये चर्च यहाँ पे है। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि सरोवर नगरी न सिर्फ सैर सपाटे के लिए बल्कि ईसाइयों की आस्था का भी केंद्र है, जिसकी सुंदरता आज भी कायम है। हालांकि अब इनके रखरखाव पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ने लगी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की भी। तो पहाड़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी ठंड की वजह से कई जगह प्राकृतिक पानी के स्रोत जम गए हैं और इसके साथ ही पाला भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। तो बारिश और बर्फबारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए। नितिन सर, बताइए, देखा जा रहा है कि पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? जी, अगर पहाड़ों की बात करें तो 12 दिसंबर के बाद 23 और 24 दिसंबर को मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का पूर्व अनुमान जताया था, लेकिन इस बार एक बार फिर से मौसम की बेरुखी देखी गई और बर्फबारी का कहीं भी नामो निशान नहीं रहा। हालांकि जो सूखी ठंड है उसके बाद अगर देखें तो पहाड़ों में झरने जम गए हैं। जो पीने के पानी है वो ऊंचाई वाले इलाकों में जम चुके हैं, यानी कि जो 3000 फीट की ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहीं पर ही इस बार सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। जबकि अगर बात करें तो पिछले 2-3 वर्षों की अगर हम बात करें तो जो निचले इलाके थे वहां पे भी कड़ाके की ठंड में पानी जम जाता था, लेकिन ऐसी स्थिति इस बार निचले इलाकों में कम ही दिखाई दे रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार किस तरीके से
जो ठंड है वो थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन जो हवा चल रही है सुबह शाम उसमें जरूर ठंड महसूस की जा रही है। दोपहर की अगर बात करें तो धूप बहुत अच्छी खासी पहाड़ों में दिख रही है। जहां तक प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जो पर्यटक स्थल हैं, जो बाजारों के जो मुख्य चौराहे हैं, वहां पे अलाव जलाने की व्यवस्था जरूर की है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो सड़क मार्ग जो पहले बर्फ से ढके हुए थे अब उन्हें भी खोल दिया गया है। आने वाले समय में ठंड और बढ़ेगी, लेकिन इस बार ठंड के बीच जो सैलानी है वो लगातार पहाड़ों की तरफ पहुंच रहे हैं और चमोली के जितने भी हिल स्टेशन हैं वहां पे लोग पहुंच रहे हैं और उन जो बर्फ 12 दिसंबर को पड़ी थी उस बर्फबारी का लुत्फ लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली क्रिसमस से पहले गुलजार हो गया है। आलम यह है कि सैलानियों को चेयरकार की टिकट नहीं मिल पा रही है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पहले से औली में पर्यटकों की रौनक दिखाई दे रही है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। इस हफ्ते 5 से 6 हजार सैलानी औली पहुंच चुके हैं। सर देखिए, जैसे ही क्रिसमस का और न्यू ईयर का जैसी क्राउड हमारे पास आने लगा, लगभग 5000 तो हमारे जा चुके हैं। कल भी मेरे पास 1000 लोग गए थे। आज भी मुझे लग रहा है कि आज तो कम से कम 1,500 या 2,000 लोग जाएंगे। ये हिसाब से सुबह 9:30 से नॉन स्टॉप चल रहा है। सैलानियों से औली गुलजार है तो होटल कारोबारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। वहीं चेयरकार का लुत्फ भी पर्यटक उठा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते चेयरकार का टिकट मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। नज़ारे देखे, देखो बर्फ तो पड़ रही है लेकिन ऊपर जाने के लिए काफी ज्यादा भीड़ है आज, तो ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं बन पाई हमारी, तो दूर से बर्फ के फोटो खींच के अपने घर को जा रहे हैं आज। पर्यटकों के बढ़ने से हिल स्टेशनों पर रौनक है, वहीं अभी सैलानियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। काशीपुर में अवैध खनन के खिलाफ धरना दे रहे ग्रामीणों पर खनन माफियाओं ने फायरिंग कर दी है, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 3 घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में और एक घायल को निजी अस्पताल भर्ती कराया गया। फायरिंग की घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया है। घटना ITI थाना क्षेत्र के अजीतपुर की है, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीण पिछले 1 महीने से धरना दे रहे थे और रविवार को खनन माफियाओं ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि मामलों की अगर बात करें, 2 गाँव के बीच रास्ते का विवाद है, जिसमें एक गाँव यूपी में पड़ता है, जहाँ के लोगों पर फायरिंग करने का आरोप। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जाँच कर रही है। अपना प्रदर्शन कर रहे थे बैठ के, टेंट लगा के अपना। ये लोग आए सर, हमसे बदतमीजी करने लग पड़े, डंडे लठिया पिस्टल हाथ में, सर हमें डराने लग पड़े। तो सर हमारे ऊपर फायरिंग करी, पहले हवा में फायरिंग करी। एक हमारे क्षेत्र में गांव है अजीतपुर और यूपी साइड में एक गांव है घोसीपुरा। इस दोनों गांवों के मध्य में एक रास्ता है, जिस रास्ते से खनन की गाड़ियों को ले जाने के संबंध में किसी बात पे विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे मिले, जिसमें घोसीपुरा का जो दूसरा पक्ष था, जो यूपी साइड का है, उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें साइड के 2 लड़कों को जो अभी चिकित्सक के द्वारा बताया गया 312 लोगों को कुछ छर्रे लगे। अल्मोड़ा जिले में लगातार गुलदार दिखाई दे रहा। रानीखेत के गनियातोली में गुलदार दिखाई दिया है और जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की और कई बार गुलदार लोगों पर हमला कर रहा है। लोगों ने पिंजरा लगाने की भी मांग की। नैनीताल में रविवार से गुरुद्वारा सभा ने चाय सेवा शुरू की है। गुरुद्वारे के पास इन लोगों ने देश भर से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को चाय पिलाई है और माता गुजरी और साहिबजादे की याद में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान देश भर से आए पर्यटक चाय लंगर का हिस्सा बने और प्रसाद ग्रहण किया है। आपको बताते चले कि माता गुजरी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की पत्नी थी। उनके दोनों बेटों ने जब इस्लाम नहीं अपनाया तो औरंगजेब ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इस खबर को सुनकर माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए। इसके बाद हर साल सिख समुदाय के लोग उनकी याद में लोगों की सेवा करते हैं। चमोली की पीपलकोटी में 7 दिवसीय बंड विकास मेला चल रहा है। मेले में रविवार को उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों की धूम रही। नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को सुनने के लिए दूर दूर से मेले में लोग पहुंचे। बंड विकास मेला 26 दिसंबर तक चलेगा।
पीएम मोदी के आदि कैलाश पहुंचने के बाद इस इलाके को धार्मिक पर्यटन के केंद्र में लाने की कवायद जोरों पर है। पर्यटन महकमा आदि कैलाश और ओम पर्वत के हवाई दर्शन का प्लान तैयार कर रहा है। बीते 4 सालों से मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आदि कैलाश को मानसरोवर के विकल्प के रूप में स्थापित करना चाह रही है। इस इलाके को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में ही आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद देश की कई बड़ी हस्तियों ने आदि कैलाश के दर्शनों की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी यहाँ पहुँचने का रास्ता काफी कठिन है, जिसे देखते हुए आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हवाई दर्शनों की योजना तैयार की जा रही है। ओम पर्वत और आदि कैलाश के लिए हवाई दर्शन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट प्लान बना रहा है। इसके लिए 2 दिन पहले यहाँ पे एक हेली भी भेजा गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें केएमबीएन के लोग भी थे और टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी थे और हमारे जिला प्रशासन के भी अधिकारी लोग थे। उन्होंने उसका पूरा सर्वे किया है। प्लान के मुताबिक 20 सीटर हेलीकॉप्टर की मदद से देश भर के शिव भक्तों को इन धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों से पहले एक दिन सैलानी पिथौरागढ़ में ही रुकेंगे। हवाई दर्शन का प्लान उच्च आय वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले 80,000 से अधिक की धनराशि खर्च करनी होगी। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी इस प्लान में फायदा नजर आ रहा है। तो इससे हमारे पर्यटकों का जो है समय बचेगा और दूसरा ये है कि जो बाहर के पर्यटक हैं उनको एक दिन उन्होंने पिथौरागढ़ का रेस्ट दिया, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम पिथौरागढ़ वो लोग देखेंगे और ये मैं मानता हूँ कि इससे हमारे इस इलाकों का ना प्रचार बहुत अच्छा होगा, चाहे वो गुंजी का इलाका है, चाहे वो धारचूला है, पिथौरागढ़ है। आदि कैलाश और ओम पर्वत कुमाऊं के सबसे बड़े धार्मिक स्थल बन सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा करना बाकी है। केंद्र सरकार ने 74 करोड़ की धनराशि गुंजी में मूलभूत ढांचा खड़ा करने के लिए जारी की है। अगर ये राशि धरातल में उतरती है तो तय है कि चाइना बॉर्डर के करीब ये इलाका धार्मिक के साथ ही साहसिक पर्यटन का भी केंद्र बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।